पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी सब लोग लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करें। और आज हम अपना जो टॉपिक 10 है वो पढ़ने वाले हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर ले, और उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू करने वाले हैं। चल 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 Join fast, bete. Your class is started. I know your first paper class is not over. That's why I'll wait till 8 o'clock. 8 2 o'clock. Okay. I'll give you 2 minutes. And after 8 2, we will start our session. We will start our topic 10. And our topic name is volcano. Okay. तो जो है हमारा जो 8-1 हो चुका है, और 8-2 पर मैं अपनी जो क्लास है वो शुरू कर दूंगी। और गुड इवनिंग अजय, जल्दी से ज्वाइन करो बेटे, क्योंकि हमें अपनी क्लास में आज जो टॉपिक 10 है वो हमने कवर करना है। तो क्लास जो है वो अब हम शुरू करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये है हमारा जो फिलर फॉर्म है। फिलर फॉर्म का ये है टेलीग्राम ग्रुप, ये है व्हाट्सएप चैनल, और ये है इंस्टाग्राम चैनल। तो जिन्होंने भी
जो फिलर फॉर्म है उसके टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। आपको एग्जाम से रिलेटेड लाइव अपडेट, हर चीज से रिलेटेड लाइव अपडेट आपको यहाँ जो है अपडेट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है क्लास, जो आपकी क्लास होती है, क्लास के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट किया जाता है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। उसके बाद ये है हमारा जो फिलर फॉर्म ऐप है। ये फिलर फॉर्म ऐप का जो होम पेज है, ये होम पेज आपको दिखाया गया है। ये है आपका फिलर फॉर्म ऐप, जिसपे आपको पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग दी जाती है। किसके लिए? यूजीसी नेट के लिए। अगर किसी को सीटेट की कोचिंग लेनी है तो वो भी इस पे अवेलेबल है। आपको नोट्स दिए जाते हैं, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल रहता है। उसके बाद ये आपको पता है फिलर फॉर्म ऐप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और उसके बाद अगर फिलर फॉर्म ऐप पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का बच्चा हो, चाहे एजुकेशन का, इन्वायरमेंट का, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर वो मेरा ये कूपन कोड किरण KIRN किरण 10 यूज करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पर। तो जो मेरा कूपन कोड यूज नहीं करता है वो जरूर करो, इससे आपको ही प्रॉफिट होने वाला है। अब ये हमारा रोड मैप है कि हमें कैसे सिलेबस कवर करना है। यूनिट 1 हमारी चल रही है, आज हमारा 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक के बाद हमारे जो मेन टॉपिक है 8 टॉपिक और रह जाएंगे। तो मोस्टली 25 से 26 तारीख तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात 2 क्लास की, तो अब से आपकी 2 क्लास हुआ करेंगी। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी में वो है हमारा, ये आप डायग्राम देखकर ही समझ रहे होगे टॉपिक किसके रिगार्डिंग है। टॉपिक है हमारा ये वोल्केनो। हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वोल्केनो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वोल्केनो क्या होता है। तो वोल्केनो होता है एक गड्ढा, एक होल, जो एक पाइप के द्वारा किससे जुड़ा होता है? एस्थेनोस्फेयर से। और इस एस्थेनोस्फेयर में क्या है? इस एस्थेनोस्फेयर में है आपका मैग्मा। और ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये कहाँ पे है? आपके अपर मेंटल में। आपके 3 पार्ट बताए थे ना मैंने, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के 3 पार्ट, सबसे पहला है आपका क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट के बाद है आपका मेंटल, MENTLE, मेंटल। और मेंटल के बाद है आपका कोर। तो ये आपकी 3 लेयर है। अब आपको मैंने बताया था इस हर लेयर के 2 पार्ट हैं। क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, मेंटल के 2 पार्ट है, कोर के 2 पार्ट हैं। क्रस्ट का पार्ट है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल का पार्ट है अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर के पार्ट है आउटर कोर, इनर कोर। अब ये जो मेंटल है, मेंटल का जो ये अपर पार्ट है, अपर मेंटल में आपका है एस्थेनोस्फेयर। इस एस्थेनोस्फेयर में है आपका लिक्विड मैग्मा, ठीक है। और आपका ये डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब ये मैग्मा, जब ये लाल पदार्थ अर्थ के अंदर होता है, ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जब ये लाल पदार्थ होता है तो इसको बोला जाता है मैग्मा। लेकिन जब ये मैग्मा इस पाइप के थ्रू अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसको तब बोला जाता है लावा। और ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये होता है आपका ज्वालामुखी कि एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा जब एक पाइप के द्वारा बाहर आता है और उसको तो बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी सिंपल उसको कहते हैं कि एक छेद जो किससे जुड़ा होता है? एक पाइप के सहारे एस्थेनोस्फेयर से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं वोल्केनो। और इस वोल्केनो से क्या क्या बाहर निकलता है इस डायग्राम में देखो। इस वोल्केनो से आपकी ये देखो डस्ट, आपको धुआं दिख रहा है। धुएं के साथ साथ आपकी गैसेस निकलती हैं। गैसेस के साथ साथ इसमें आपके जो सोयल के पार्टिकल है वो, आपकी राख यहाँ से निकलती है। तो आपकी और गैसेस हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फरिक एसिड है, निट्रिक एसिड है, ओजोन, ये सब यहाँ से आपका जो है निकलता है।
ठीक है, वो मैं आपको सोर्स दिखा दूंगी कि यहाँ से कौन कौन से आपके मटेरियल निकलते हैं, वो ओशनोग्राफी में भी आप पढ़ोगे। अब हमारा है वल्केनिसिटी एंड लैंड फॉर्म क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ वल्केनिसिटी। तो जो वल्केनिसिटी का कंसेप्ट है उसको समझते हैं, यानी कि वल्केनिसिटी का मतलब होता है हिंदी में देखो ज्वालामुखीयता की अवधारणा। तो ये कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का तंत्र और ज्वालामुखीयता शब्द कमोबेश आम आदमी के प्रयवची है, लेकिन भूविज्ञान और भूगोल में इनके अलग अलग अर्थ हैं। ये कहते हैं अगर मैं एक नॉर्मल मैन की बात करूं तो उसके लिए वोल्केनो, वोल्केनोसिटी इस सब का सेम मतलब है। उनका वोल्केनो, वोल्केनिसिटी से ये मतलब है कि सिर्फ ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसके लिए वोल्केनो और जो वोल्केनिसिटी है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखो इंग्लिश में द टर्म वोल्केनोस, मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी आर more or less synonym to common man, but these have different connotation in geology and geography। ये कहते हैं नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए तो ये जो टर्म्स है उसका मीनिंग सेम है, लेकिन जो आपका जियोलॉजिस्ट है, ज्योग्राफी ज्योग्राफिस्ट है, उनके लिए इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ओके, तो अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो इज अ वेंट, वेंट क्या होती है, एक पाइप होती है, और ओपनिंग, वोल्केनो क्या होती है, एक छिद्र। ये कहते हैं जो वोल्केनो है, वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक छेद है और एक ओपनिंग है, यानी कि एक होल है। यूज कैसे नेचर का है, कैसी शेप है उसकी, सर्कुलर और आधे सर्कल जैसी उसकी शेप है, जिसके थ्रू क्या बाहर आता है, हीटेड मटेरियल, और साथ साथ उसमें से गैसेस, पानी, लिक्विड लावा और आपकी रॉक के कुछ टुकड़े बाहर आते हैं, ठीक है। अर्थ के सरफेस के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, और ये वोल्केनो पाइप के थ्रू एस्टेनोस्फेयर से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ से आपका ये गैसेस या आपका रॉक के जो हीटेड मटेरियल है, रॉक के पार्ट है, वो सब यहाँ से निकलते हैं। तो ये होता है आपका वोल्केनो। अब आपको वोल्केनिसिटी में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। वोल्केनो में याद रखो कि जो वोल्केनो क्या होता है, एक सर्कुलर, एक छेद होता है वोल्केनो, सिर्फ याद रखना, और उस छेद से आपका क्या आता है, गैस बाहर आती है, पानी बाहर आता है, और लिक्विड लावा बाहर आता है, रॉक के टुकड़े बाहर आते हैं। ये आपको देखो डायग्राम में ये दिख रहा होगा ना आपको, ये है आपका ये जो सर्कुलर और हाफ सर्कुलर नेचर में दिख रहा है, ये आपका है वोल्केनो। और ये टर्म किसने दिया है, आपके पीजी वॉरचेस्टर ने 1948 में वोल्केनो को डिफाइन किया। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि वोल्केनो से, अब वोल्केनोसिटी क्या होता है। तो जितना भी ये प्रोसेस होता है ना आपका लावा, यानी कि जितना भी क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस आपका, ये आपका ऊपर से लावा, ये एक पाइप से जुड़ा हुआ है एस्टेनोस्फीयर से, तो यहाँ से जो ये मैग्मा चलता है और बाहर ये लावा के फॉर्म में आके आपके अर्थ सरफेस पे बिछ जाता है, इसको बोला जाता है वल्केनिसिटी या ज्वालामुखीयता। मतलब इस पूरे प्रोसेस को ज्वालामुखी के यानी कि मैग्मा के अंदर से ऊपर आने से लेके बाहर आने तक और उसके बिछ जाने तक के सफर को बोला जाता है वोल्केनोसिटी। आई होप आपको ये जो दो टर्म है वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी वो क्लियर हो गया होगा। अब बोलते हैं वोल्केनो इज एसेंशियली अ फिशर और वेंट। फिशर क्या होता है, फिशर का मतलब होता है आपका जो वोल्केनो है वो एक दरार के रूप में हो सकता है ऐसे, या फिर एक वेंट यानी कि एक छेद के रूप में हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होता है, अर्थ के आउटर सरफेस और अर्थ के इनर सरफेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है एक तरीके से इस वोल्केनो के माध्यम से, ठीक है। और इससे क्या कहते हैं, इसकी वजह से, इस वोल्केनो की वजह से ही अंदर का जो फ्रस्ट्रेटेड मटेरियल है, हीटेड मटेरियल है, वो बाहर आता है, फटता है, और आपके फोल्डेड माउंटेन इन्हीं की वजह से बनते हैं, ठीक है।
अब ये देखो, अब दो प्रोसेस मैंने आपको बता रखे हैं, सबको पता है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। अब ये इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म क्या होता है? तो जो इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, द इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ वल्केनिसिटी इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा एंड गैसेस इन द मेंटल एंड द क्रस्ट, their expansion and upward ascent, their intrusion, cooling and solidification in various form below crustal surface। अब ये क्या कहता है, आपको ये समझ में नहीं आएगा, आई नो, हम पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये है आपका अर्थ के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका, ये तो बाहर है वोल्केनो, लेकिन ये अंदर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला सारा आपका। अब ये इंडोजेनेटिक प्रोसेस या मैकेनिज्म क्या होता है? इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म वो होता है, वो फोर्स होते हैं या वो प्रोसेस होता है जो अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर जो होते हैं यहाँ पे, उसको बोला जाता है इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म। लेकिन जो प्रोसेस ये अर्थ के ऊपर जाकर होते हैं उसको बोला जाता है एक्सोजेनेटिक मैकेनिज्म। अब आपकी बात की गई है इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म, तो इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म से क्या होता है, ये आपकी अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, ये आपका मेंटल में, ये आपका क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे सारा मैग्मा है, और ये आपका अपर क्रस्ट वाला पार्ट है, और सॉरी लोअर क्रस्ट वाला पार्ट है, और मेंटल का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है। अब यहाँ से क्या होता है, आपकी जो ये कन्वेक्शनल करंट है ना वो ऊपर उठती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्वेक्शनल करंट क्या होती है। देखो, मैंने आपको प्लेट का टॉपिक पढ़ाया था और उसमें बताया था कि आपकी 3 तरीके की प्लेट होती है। उनमें से एक जो प्लेट है वो है कन्वर्जेंट प्लेट, जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, जिनमें से एक प्लेट ऊपर उठ जाती है हल्की, और जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाती है। तो जब ये प्लेट हल्की ऊपर उठती है और भारी नीचे धंसती है, तो उसकी वजह से ये जो दरार है, इस दरार के सारे आपका जो पानी है वो पानी अंदर चला जाता है, इस मेंटल तक पहुंच जाता है। और मेंटल में क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर। अब पानी किस में है, लिक्विड में, और अंदर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। आपकी क्या बन जाएगी, गैस, यानी कि ये जो पानी है ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे। अब वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे तो आपकी ये जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जो है करंट चलने लगेंगे। यानी कि आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, जो इस मैग्मा के पास वाली हवा होगी, जो ये वाटर वेपर होंगे, ये क्या होंगे, गर्म होंगे, गर्म होके क्या है, ऐसे ऊपर उठना शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर उठना शुरू करे, ये असेंड हो गए। अगर यहाँ पर ये ऊपर जो धरातल का पार्ट है क्रस्ट का, ये सॉफ्ट रॉक हुआ, तो ये जो आपका ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो मैग्मा ऊपर आया है, ये इस सॉफ्ट रॉक को तोड़ के बहुत फोर्स, ज्यादा फोर्स से तोड़ता है, और लावा इतनी ज्यादा ऊपर तक जाके जो बिखरता है, और आपका क्या होता है, मैग्मा, सॉरी आपका जो वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। तो ये होती है आपकी कन्वेक्शन करंट, ठीक है। अब आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का बताना है। इंट्रूसिव जो लैंडफॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपकी अर्थ के अंदर बनते हैं। ये अर्थ के अंदर कैसे बनते हैं, मान लो सॉफ्ट रॉक मिल गई तो अलग बात है, लेकिन जब आपका देखो यहाँ से आपका ये जो करंट है, कन्वेक्शनल करंट, ये उठ रही है, लेकिन ऊपर क्या है आपकी, ये हार्ड रॉक है, तो ये अभी तो ऊपर उठ रही है, लेकिन अब ये क्या होंगी, यहाँ से टकरा के वापस होलेंगी, नीचे बैठना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये जो आपका ये मैग्मा है ना, ये मैग्मा जो आपकी क्रस्ट की जो लोअर क्रस्ट की जो लेयर है ना, उनमें ही जो अंदर आपकी रॉक्स है ना, अर्थ के अंदर जो रॉक्स है, उनके बीच बीच में जो है जमने लग जाएंगे, और उसकी वजह से देखो, जैसे बैथोलिथ सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये सबसे, जहां पे मैग्मा का इरोजन, सॉरी वोल्केनो का इरप्शन अर्थ के अंदर हुआ था, वहीं पे ये देखो अर्थ का इतना बड़ा, ये वोल्केनो का इतना बड़ा पार्ट बन गया, देखो कितना बड़ा है। सबसे बड़ा लैंडफॉर्म होता है आपके अर्थ के अंदर, यानी कि अर्थ के अंदर ही जब वोल्केनो फट कर वहीं पे मैग्मा सोलिड हो जाता है, ठंडा होके जम जाता है, तो उसकी वजह से ये इतना बड़ा पार्ट बनता है, जिसको बोला जाता है बैथोलिथ, ठीक है।
और इस बेथोलिथ से जब छोटे रूप में होता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रोक। और अब आपसे एक पूछा गया है, जब आपका ये जो मैग्मा है, मैग्मा दो रॉक्स के बीच में ऐसे वर्टिकल लाइन है और इस वर्टिकल शेप में जब आपका ये मैग्मा जम जाता है तो इसको बोला जाता है डाइक। और जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पाइप की तरह जम जाता है तो इसको बोला जाता है सिल। ठीक है। और आपका जब ये एक छाता की तरह ऐसे अम्ब्रेला की तरह जब ये जम जाता है तो इसको बोला जाता है लैकोलिथ। और जब ये जो आपकी रॉक्स है, रॉक की एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में बताया था ना, ये होती है आपकी एंटीक्लाइन और ये होती है आपकी सिंक्लाइन, इनमें जब जम जाता तो उसको बोला जाता है फेकोलिथ। ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये किसकी वजह से बनते हैं? जब अर्थ के अंदर ही वोल्केनो का इरप्शन हो जाता है तो उनको बोला जाता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कौन से लैंडफॉर्म होते हैं? जो आपके अर्थ के अंदर यानी कि क्रस्ट के नीचे ही जब वोल्केनो फट जाता है तो वो जो मैग्मा है, मैग्मा वही उसी जगह पे रॉक्स के अंदर ही जो है आपका जम जाता है, जम के ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और उससे आपकी शेप बनती है बेथोलिथ, स्टोक, लैकोलिथ, सिल, डाइक। ओके। अब उसके बाद है आपके इंडोजेनेटिक, तो बता दिए। अब है आपके एक्सोजेनस मैकेनिज्म। उससे पहले आपकी प्रॉब्लम देख लेते हैं, आपको कोई भी डाउट हुआ तो। कोई बात नहीं अजय, फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही थी, मैं समझ गई थी आपने जब मैसेज किया था, तभी मैंने 8-2 तक वेट किया और उसके बाद आपकी जो क्लास है वो शुरू की है। गुड इवनिंग सविता। हाँ जी, वोल्केनो और ज्वालामुखी का टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल आप लोग सही समझे हो। और अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने ज्वाइन किया है, अजय ने और रोमांशी चंद्राकर ने। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब है आपका अब है आपका एक्सोजेनिस जो मैकेनिज्म होता है। इस एक्सोजेनिस का मतलब है, हिंदी में देख लो, बहिर्जात तंत्र। एक मैंने आपको 2 आपके फोर्स बताए थे, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात अंतर, अंतर से याद रखो, अंतर्जात वे बल जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं और बहिर्जात वे बल जो पृथ्वी के बाहर से काम करते हैं। तो अब ये जो बहिर्जात तंत्र है, इसमें जो भी जो लावा है वो अलग अलग रूपों में जो है क्या होता है, बिखरता है। ठीक है। बहिर्जात में तो पता चल गया आपका, जब वोल्केनो अर्थ के ऊपर फटता है, जब अर्थ के ऊपर फटेगा तो इसे बहुत सारी आपकी गैसेस निकलेंगी, आपका लावा निकलेगा, आपकी मिट्टी निकलेगी, धुआं निकलेगा, आपकी छोटी छोटी जो सामग्री है वो निकलेगी। ठीक है। और ये जो इरप्शन होता है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो इरप्शन हो सकता है आपका फिशर और क्वाइट टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है। या हो सकता है आपका वॉयलेंट, यानी कि बहुत जोर से जब आपका वोल्केनो फटता है, और जब बहुत वॉयलेंट एक्सप्लोजन होता है तो वो सेंट्रल टाइप का वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब पहले फिशर और ये जो आपका वॉयलेंट एक्सप्लोजन है, इसमें या सेंट्रल जो आपका इरप्शन है वो पढ़ लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहले फिशर, फिशर का मतलब है दरारी, यानी कि जब लावा, मान लो दरारी उद्भेदन कब होता है? जब आपकी 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना, डाइवर्जेंट प्लेट वे प्लेट होती हैं जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना तो उनकी बीच में क्या हो जाता है, पहले तो फ्रैक्चर पड़ने लगते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी जो दरार आने लग जाती है। जब ये दरार और चौड़ी हो जाती है तो उसको बोलते हैं आपका फोल्ड, और आपकी क्या हो जाती है, ये एक दरार पड़ जाती है। और इस दरार के सहारे जो ये नीचे का आपका क्या है, मैग्मा, मैग्मा इस वोल्केनो के थ्रू बाहर आएगा और इस क्या है, इस दरार के सहारे बाहर आके पृथ्वी के बाहर वाले सरफेस पर क्या है, जम जाता है। और इसी को बोला जाता है आपका फिशर इरप्शन। देख लो, आपका फिशर इरप्शन, आपका जहां पर भी डाइवर्जेंट प्लेट होंगी वहां पर फिशर इरप्शन यानी कि दरारी उद्भेदन होगा।
विदर प्रवाह या लावा बाढ़, ये जो विदर या जो प्रवाह होता है या विदर आपका ज्वालामुखी होता है वो शांत प्रकार का होता है, यानी कि ज्यादा आवाज नहीं करता, बहुत जोरों शोरों से नहीं फटता, ये बहुत आराम से फटता, नहीं पता चलता। लेकिन जब आपका सेंट्रल टाइप का इरप्शन होता है, यानी कि केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी जो होता है, उसमें आपकी जो दो प्लेट है वो एक दूसरे के पास आती हैं। जब एक दूसरे के पास आती है तो एक प्लेट, भारी प्लेट नीचे धंस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से दो प्लेट के बीच में टकरार होता है, और टकरार होने की वजह से उनके बीच में थोड़ी सी दरार आ जाती है, और उस दरार से आपका बहुत भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। आपके कुछ गर्म झरने पानी के, आपके फ्यूमरोल और ये सोल्फतारा क्या होता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सोजेनेटिक। अब देखो ये आपके वोल्केनिक फीचर देखो, सबसे पहले मेरे को आपको दिखाना था फिशर वेंट। फिशर वेंट क्या होती है, एक दरार के सहारे जब ये मैग्मा बाहर आता है अर्थ सरफेस पे, और फिर उसको लावा बोला जाता है। फिशर वेंट, फिशर वेंट का मतलब है दरारी छेद, यानी कि एक दरार के माध्यम से जब आपका मैग्मा बाहर आए तो उसको बोला जाता है फिशर इरप्शन। उसके बाद एक होता है आपका सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन का मतलब है जब आपका ये मैग्मा, जो मैग्मा है, मैग्मा वोल्केनो से जो आपकी एक पाइप जुड़ी है, इस पाइप के थ्रू ही बाहर आता है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रल इरप्शन। ठीक है, और आपका शील्ड वोल्केनो, आपका स्ट्रेटो वोल्केनो, ये सब आप पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि फिशर वेंट और आपका सेंट्रल इरप्शन क्या होता है। अब है आपका वोल्केनो की कंपोजिशन, यानी के कंपोनेंट है में ज्वालामुखी, ये हाँ मैं गलत बाय मिस्टेक बोल गई, कंपोनेंट, यानी कि वोल्केनो के क्या क्या कंपोनेंट है, किस किस चीज से जो वोल्केनो है वो किस किस चीज से मिलकर बना है। तो सबसे पहले देखो, जो वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप और सेंट्रल इरप्शन टाइप। देखो जो वोल्केनो सेंट्रल टाइप होते हैं, और मैंने आपको बताया जो एक ही जो नली के द्वारा फटते हैं, एक सेंट्रल इरप्शन यानी कि केंद्र की नाली के द्वारा जब ये मैग्मा बाहर आता है तो वो मैग्मा बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, जिसके साथ साथ आपका बहुत सारा जो वोल्केनिक मटेरियल है वो भी बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, जिसको बोला जाता है वोल्केनिक कोन्स और वोल्केनिक माउंटेन। कैसे, अब ये वोल्केनिक कोन और वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं देख लो। पहले ये आपका अर्थ सरफेस पे ये है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, इस ज्वालामुखी से आपका जो मैग्मा है वो बाहर आया, और बाहर आके ये लावा कहलाया। आपका ये जो मैग्मा है बहुत ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है, यानी कि इसमें देखो दो तरीके का मैग्मा होता है, एक वो मैग्मा होता है जिसको एसिडिक बोलते हैं, एक वो मैग्मा होता है जिसको बेसिक बोलते हैं। एसिडिक जो लावा होता है वो लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो वो जो लावा होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, और अगर बेसिक है तो उसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, तो वो बहुत पतला पतला सा होता है जैसे पानी होता है। अब ये डिफरेंस हमें भी पता है, जब अगर आपका एसिड लावा निकलेगा तो वो बाहर आते ही जो है, बाहर आते ही वोल्केनो के बाहर ही जो है जमने लग जाएगा, और एक के ऊपर ऐसे आपका जो वोल्केनो की परत है आती जाती है, और इस तरीके से आपके जो माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन वो बन जाते हैं, तो इसे बोला जाता है वोल्केनिक कोन। और अब एक बात बोली गई है, ये वोल्केनिक माउंटेन और कोन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज इसमें नहीं लिखी हुई बट मैं वैसे बता देती हूँ कि जब आपका ये वोल्केनो है और इस वोल्केनो से आपका कैसा लावा बाहर आ रहा है, बेसिक लावा, तो बेसिक लावा बहुत पतला होता है और दूर दूर तक एक चादर के रूप में फैल जाता है, और इससे आपके प्लेटू का निर्माण होता है। ठीक है, आपके बेसिक लावा की वजह से आपके प्लेटो का निर्माण होता है, क्योंकि आपके यंग फोल्डेड माउंटेन की वजह से जो लावा है, लावा का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और वो लावा तभी एक के ऊपर एक तब इकट्ठा हो सकता है और बहुत दूर तक तब नहीं जा सकता जब वो एसिडिक हो। अगर वो एसिडिक नहीं होगा तो वो पानी की तरह फैल जाएगा और आपका कोई माउंटेन नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये बोला गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है कि वेंट यानी कि छेद या होल किसको बोलते हैं, ज्वालामुखी छेद या ज्वालामुखी का माउथ।
जिसकी जो किस से कनेक्ट होता है, अर्थ के इंटीरियर से। यानी कि ये जो पाइप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके जोड़ने का काम करता है। किसको? आपके बाहर के अर्थ सरफेस को और आपके अंदर के अर्थ सरफेस को। यहाँ से आपका मैग्मा बाहर जाता है और लावा के रूप में फिर क्या है, यहाँ बिछ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, which is connected with the interior part of the earth by a narrow pipe। एक पतली पाइप के थ्रू जुड़ा होता है, जिसको वोल्केनिक पाइप बोलते हैं। ठीक है, अब है वोल्केनिक क्रेटर या काल्डेरा। देखो ये जो आपका छेद है ना, ये आपका ज्वालामुखी का छेद इतना था। ठीक है, आपका लगा लो ज्वालामुखी का छेद इतना था। अब यहाँ पे पहला इरप्शन हुआ तो ज्वालामुखी का छेद इतना था, ये सेंट्रल इरप्शन के द्वारा। अब जब अगला आपका इरप्शन होगा ना, तो आपका अगर एसिड लावा होगा, तो वो एसिड लावा क्या है, इस नाली में ना जम जाता है, यहीं पे सॉलिड होके जम जाता है, ये जम गया इधर। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो आपका ये आएगा ना वोल्केनो, वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आएगा और अपने साथ साथ इसको भी उखाड़ ले जाएगा। और इसका ये जो बाहर की ये जो मिट्टी है ना, इस आपकी किसकी, ये जो बाहर का सर्कुलर शेप है वोल्केनो की, इसकी जो शेप है ना वो चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि साइड से मिट्टी का इरोजन हो जाएगा। और आपके इस बड़े रूप को, वोल्केनो के बड़े रूप को बोला जाता है आपका वोल्केनिक क्रेटर या काल्डेरा। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका छिद्र के विस्तृत रूप को ज्वालामुखी क्रेटर और काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, वोल्केनिक वेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके जो वोल्केनो ना, वोल्केनो के कंपोनेंट है कि वोल्केनो में क्या क्या पार्ट होता है। सबसे पहले थ्रोट, यानी कि आपके वोल्केनो का माउथ। ये जो वोल्केनो की, इसको बोलते हैं वोल्केनिक पाइप। और ये जो वोल्केनिक पाइप आपके मैग्मा से जुड़ी हुई है, यहाँ से आपका जो मैग्मा है वो बाहर आता है और ऐसे फट जाता है, आपकी गैसेस बाहर आती हैं, आपकी राख बाहर आती है, मिट्टी बाहर आती है, मिट्टी के कण बाहर आते हैं। और जब ये आपका जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के बाहर का पार्ट ज्यादा चौड़ा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है क्रेटर। और क्रेटर से भी जो बड़ा रूप है उसको बोला जाता है आपका काल्डेरा। ठीक है, तो ये है आपके कंपोनेंट। और पहले मुझे बता दो, अगर किसी को कंपोनेंट नहीं समझ में आए हो तो। कंपोनेंट सबको समझ में आ गए? जल्दी से बताओ, कंपोनेंट सबको समझ में आ गए ना, कि आपके वोल्केनिक जो इरप्शन है, वोल्केनो के क्या क्या आपके कंपोनेंट होते हैं। गुड इवनिंग रुचि, जल्दी से बताओ कंपोनेंट्स। रिपीट एक बार, ओके, नो प्रॉब्लम, अभी रिपीट करती हूँ अजय। ओके, तो चलते हैं अब। पहले मैं आपको ये जो वोल्केनो के कंपोनेंट है ना, ये दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, ये है आपके वोल्केनो के कंपोनेंट। वोल्केन कंपोनेंट का मतलब है कि आपका जो वोल्केनो है ना, उसके क्या क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो वोल्केनो का पार्ट है ना, वो ये एक बड़ी सी पाइप है। और इस पाइप के थ्रू ही आपके बाहर का एटमॉस्फेयर और अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है वो जुड़ पाते हैं। और इस पाइप के थ्रू ही ये आपका जो मैग्मा है वो बाहर जाके लावा बन पाता है, और इस लावा की वजह से ही आपके माउंटेन बन पाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका क्या, वोल्केनिक वेंट या वोल्केनो पाइप। ठीक है, और ये जो होती है, ये मुंह माउथ है आपके, इस माउथ से, ये माउथ है, जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारा ये हमारे लिप्स को आप लगा सकते हो क्रेटर। ठीक है, ये आपका ऐसे ही वोल्केनो के जो बाहर का जो पार्ट होता है, ये ऐसे ये चौड़ा जो सर्कुलर रूप में होता है, इसको बोला जाता है आपका वोल्केनिक वेंट। और जब ये वोल्केनो की वेंट, देखो पहले इतनी छोटी थी,
फिर अगला इरप्शन हुआ, उस इरप्शन की वजह से आपका ये चौड़ा हो गया। चौड़ा कैसे हो गया? क्योंकि इसका जो बाहर की जो परत थी उसका इरोजन हो गया और यहाँ की मिट्टी अंदर वोल्केनो में के अंदर ही चली गई और ये इसका रूप इतना चौड़ा हो गया और फिर ये इसका रूप इतना हो गया। तो सबसे पहले है वोल्केनिक थ्रोट या माउथ, उसके बाद है आपका वोल्केनो, उसके बाद आपका क्रेटर, क्रेटर के बाद है आपका कार्डेरा। सबसे बड़ा जो था वो होता है आपका कार्डेरा। ठीक है, तो आपको याद रखना इसमें वेंट, आपकी ये आपकी पाइप, वोल्केनो पाइप, और आपका जब ये वेंट का बड़ा रूप हो जाता है उसको बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं आपका कार्डेरा। ठीक है, अब ये बोलते हैं देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन द मोड ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अब हमें जो वोल्केनो है ना, वोल्केनो के टाइप पढ़ने हैं। इरप्शन का मतलब है कि ज्वालामुखी के फटने के बेस पर और उसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि कितने टाइम में फट रहा है, ये 5 मिनट पे फट रहा है, हर 10 मिनट में, या 1 साल बाद फट रहा है। तो इसके बेस पे आपके वोल्केनो के कुछ टाइप हैं, तो उसके बेस पे आपके वोल्केनो को डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, यानी कि आपका ज्वालामुखी कैसे फट रहा है, दरार के सहारे बाहर आ रहा है या एक पाइप के सहारे बाहर आ रहा है। तो उसमें सबसे पहले है मोड ऑफ इरप्शन के बेस पे, यानी कि विस्फोट की विधि के आधार पर जो वर्गीकरण है आपके ज्वालामुखी का वो देखते हैं विस्फोट के, यानी कि फटने के आधार पर आपके जो ज्वालामुखी के टाइप हैं। उसमें सबसे पहले है आपका एक जो इरप्शन होता है वो होता है सेंट्रल इरप्शन, एक होता है फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन मतलब होता है जब आपका वोल्केनो एक दरार के सहारे फट जाता है, और सेंट्रल इरप्शन होता है जब आपका वोल्केनो एक पाइप के थ्रू आपका मैग्मा बाहर आता है और ये जो मैग्मा है फट जाता है, आपका वोल्केनो का इरप्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आपके जो सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक्सप्लोजिव इरप्शन टाइप है, उसमें ये जो आपको मैंने सीक्वेंस दे रखा है ये एज इट इज याद रखना है। सबसे पहले हवाईयन, हवाईयन आपका थोड़ा सा सबसे कम मतलब बहुत धीरे से फटता है ये। हवाईयन के बाद स्ट्रोम्बोलियन, स्ट्रोम्बोलियन हवाईयन से तेज फटता है। स्ट्रोम्बोलियन से तेज फटता है वल्केनियन, वल्केनियन से तेज फटता है पिलियन, और पिलियन से तेज फटता है विस्यूवियस। उसके बाद ऐसे ही आपका जो फिशर इरप्शन, फिशर इरप्शन का जो आपका वोल्केनो का इरप्शन होता है वो बहुत ही शांत तरीके से होता है। इसमें आपका जो होता है फ्यूमरोल, आपके लावा फ्लड, मड फ्लो, ये सब होते हैं। ये लावा फ्लड, मड फ्लो, फ्यूमरोल, ये सब क्या होता है आपको बताया जाएगा। बी अटेंटिव। अब एक जो क्लासिफिकेशन किया है आपके वोल्केनो का वो है पीरियोडिसिटी, यानी कि आपके टाइम के आधार पर, यानी कि कितनी देर तक वो फटा है या कितनी देर से वो फटा नहीं है, कितनी देर में वो फट सकता है, यानी कि एक टाइम के बेस पर। तो आपके 3 तरह के वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। हिंदी में आपका एक्टिव का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट का मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त ज्वालामुखी। अब सबसे पहले है आपका कौन सा, ये एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो वेल्कोनो सॉरी एक्टिव वोल्केनो वे वोल्केनो होते हैं जो हर 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे के बाद, 2 दिन बाद ऐसे फटते रहते हैं, जिनमें लगातार जो आपका इरप्शन है वो होता ही रहता है। उसके बाद है आपका डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त वोल्केनो। ये ऐसे वोल्केनो हैं जो बहुत टाइम से नहीं फटे लेकिन फ्यूचर में फट सकते हैं। जैसे कि आपका मान लो कोई वोल्केनो फट गया 1914 में, और अब आज क्या हो गया 1950 हो तक इस ज्वालामुखी से कोई भी ज्वालामुखी का जो इरप्शन है वो नहीं हुआ, लेकिन अचानक से 2000 में इससे आपका ज्वालामुखी फट गया। तो इसको बोला जाता है डोरमेंट, यानी कि वो सोया हुआ है, कभी भी उठ सकता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि विलुप्त, जो खत्म हो चुके हैं, जो नहीं फट सकते। और मतलब ये जो वोल्केनो ना, इन वोल्केनो जहाँ पे इन वोल्केनो का माउथ था वहां पे इस जमीन को क्या है एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर इसको कुआं बना दिया गया है। इन सब के लिए ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो यूज हो रहे हैं। याद रखना सक्रिय, प्रसुप्त, विलुप्त, यानी कि
एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, ये किसके बेस पे, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो आपके अवधि यानी कि पीरियोडिसिटी के बेस पे आपके 3 तरीके के इरप्शन होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। हिंदी में आपका सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखो, ये आपको मैंने अभी अभी ये टाइप बताए ना पीरियोडिसिटी के बेस पे। सबसे पहले है एक्टिव। एक्टिव मतलब जो अभी भी करंटली एक्टिव है, फट रहा है, यानी कि इससे अभी भी जो मैग्मा है वो बहुत ऊपर जा रहा है, फट रहा है, और हर 5 मिनट में, 10 मिनट में। जैसे आपका जो लिपारी आइलैंड है, लिपारी आइलैंड इटली के पास, उसमें आपका जो सिसली है, सिसली का एक आपका ज्वालामुखी है जिसका है नाम है स्ट्रम्बोली। जो स्ट्रम्बोली आपका वोल्केनो ना, वो हर जो 15 मिनट है, हर 15 मिनट में फटता रहता है। इसलिए उस स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का मीनार बोला जाता है, या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है। याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसको बोला जाता है, तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला गया है आपके स्ट्रम्बोली को। तो ये होते हैं एक्टिव, जिसमें अभी करंटली इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है। उसके बाद है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है कि ये अभी तो सो रहे हैं, लेकिन इनमें ये एबिलिटी है कि ये कभी भी फ्यूचर में फट सकते हैं। मान लो आज भी इनके जो आपके कैरेक्टर लक्षण है ना, वो हमें पता थोड़ी देर से लगता है। कैसे होता है कि हमें नहीं पता लगता है ये ज्वालामुखी फटने वाला है या नहीं, किसी को भी नहीं पता होता है। मोस्टली जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश करती है कि जो ज्वालामुख वाला एरिया है उससे जो लोग है वो थोड़ी दूर ही रहे, क्योंकि ये एक सडन मूवमेंट है इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक में आपकी सडन मूवमेंट है कि एकदम से फट जाता है, पता नहीं चलता है। और इसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास अभी कुछ ऐसे जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स नहीं है। तो डोरमेंट वोल्केनो या प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है, वो ऐसा ज्वालामुखी है जो आपके आने वाले फ्यूचर में कभी भी फट सकता है, बेशक से वो अभी सो रहे हैं। जैसे आपने देखा है ना, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता था, 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है, कुंभकर्ण की तरह एकदम से खाने के लिए ये उठ सकता है। और लास्ट है आपका एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि जो बिल्कुल ही प्रसुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, असक्रिय हो चुके हैं, जो कभी भी फ्यूचर में नहीं फट सकते। और इनकी ये जो वेंट है, ये जो आपकी नाली है आपके वोल्केनो की, वो भी फिल हो जाती है। और इस लैंड के ऊपर, इस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया जाता है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब यहां तक मेरे को बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी से, किसी को कोई डाउट? कौन कौन है क्लास में? रुचि, अजय, रोमांशी, ओम प्रकाश, बताओ बेटे, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, इजी सा टॉपिक है, इसमें तो कोई डाउट वाला है ही नहीं, है ना। वोल्केनो तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें बहुत ही कम डाउट आते हैं। क्लियर, ओके, तो अब शुरू करते हैं आगे। अब है आपका क्लासिफिकेशन, किसके बेस पे? ऑन ऑफ द नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट की प्रकृति के आधार पर। अब ये प्रकृति आपकी अधिकतर 2 प्रकार से ही होती है, यानी कि आपका जो ज्वालामुखी है वो मोस्टली 2 ही तरीके से हो सकता है। एक होता है वोइलेंट। वोइलेंट का मतलब होता है विनाशकारी, एक्सप्लोजिव का भी मतलब होता है विनाशकारी, यानी कि हिंसक गैसों के प्रभाव के तहत एक संकीर्ण पाइप और छोटे उद्घाटन के माध्यम से लावा, ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी राख और खंडित सामग्रियों का हिंसक और विस्फोटक प्रकार का विस्फोट। अब ये सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। अधिकतर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टाइप है उसका नेम इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, वोयलेंट एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि विस्फोटक प्रकार का विस्फोट। अब ये क्या होता है यहाँ पे समझो, ये है आपका ये ज्वालामुखी, और ये जो ज्वालामुखी है ये एक पाइप के सहारे किससे जुड़ा हुआ है, आपके एस्थेनोस्फेयर से। ये आपका मैग्मा चैम्बर है। यहां से क्या होता है ना, आपका जब ये जो मैग्मा एक दरार के, एक ये दरार नहीं, एक पाइप के सहारे जब बाहर आता है ना,
तो क्या होता है, बाहर कब आएगा ये मैग्मा? बाहर तभी आएगा जब आपकी कन्वेक्शनल करंट बहुत ज्यादा उठेंगी, और बहुत ज्यादा उठने की वजह से जो आपका प्रेशर है, फोर्स है, वो ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो गैसेस और ये जो मैग्मा पदार्थ है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बहुत भयानक तरीके से ये बाहर की तरफ आता है, और ये एकदम से फट जाता है। एक क्या कह सकते हैं, एक न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है ना, आपने परमाणु बम सुने ना फटते, तो वैसा ही एक एक्सप्लोजन होता है बहुत जोर से, जिसमें आपकी गैस बाहर आ रही है, आपकी जो क्या कहते हैं, गैस के साथ आपका लावा बाहर आ रहा है, लावा के साथ आपकी धूल बाहर आ रही है, राख बाहर आ रही है, आपके जो मिट्टी के पदार्थ है वो बाहर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। और जहां पे आपका, याद रखना, जहां पे आपका ये वोल्केनो फटता है ना, वहां पे आपको जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया ना, वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस हवा में जो ये वोल्केनो से आपका इतना पदार्थ निकला है ना, वो उस हवा को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और जो ऑक्सीजन की कमी है वो हो जाती है, और कई बार उसकी वजह से लोगों को सांस नहीं आ पाता है। इसलिए जहां पे भी वोल्केनो के फटने की ऐसी आशंका होती है, या कोई प्रेडिक्शन लगाता है आपका साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट नहीं मतलब जियोलॉजिस्ट लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां से लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होता है आपका, जब एक्सप्लोजिव और आपका सेंट्रल टाइप का जो इरप्शन होगा ना, वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। ठीक है, अब आपका सेकंड है क्वाइट टाइप और फिशर इरप्शन। तो जो फिशर इरप्शन है ना, ये फिशर इरप्शन का मतलब है दरारी उद्भेदन, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाती है। इस दरार के सारे धीरे धीरे आपका जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आता रहता है, और ये आपका जो लावा है वो बहुत शांत तरीके से जो है बाहर निकलता है, पता भी नहीं चलता है कि आपका लावा निकल रहा है। आपके जहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है ना, वहां पे क्या होता है कि जो दो प्लेट है वे एक दूसरे से दूर जाती हैं। दो प्लेट जब एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगी तो उसके बीच में एक दरार आ जाती है, और उस दरार को फिल करने के लिए आपका नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है, और क्या करता है, एक परत के रूप में बिछ जाता है, बिछता रहता है, बिछता रहता है। हर बार ये प्रोसेस चलता रहता है, बिछता रहता है, और इसी की वजह से आपकी जो मिड अटलांटिक रीज है वो इसी की वजह से बनी है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। क्वाइट टाइप ऑफ और फिशर इरप्शन अलोंग अ लॉन्ग फ्रैक्चर और फोल्ट ड्यू टू वीक गैसेस एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लावा। ये कहाँ होता है, जहां पे आपका फ्रैक्चर यानी कि कोई छोटी सी दीवार है, या आपकी थोड़ी बड़ी दीवार हो जाती है, दरार हो जाती है, तो वहां से आपकी बहुत वीक गैसेस, हल्की गैसेस, और आपका बहुत ज्यादा वॉल्यूम में लावा जो है बाहर निकलता है। और अब इसकी जो ये लावा जो इंटेंसिटी है, यानी कि इसका जो ये क्या कहते हैं, एक तरीके से इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, यानी कि कितनी तेज से बाहर आ रहा है, उसके बेस पे भी ये जो इरप्शन है इसको दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका सेंट्रल इरप्शन, जो सेंट्रल इरप्शन होता है वो एक्सप्लोजिव यानी कि बहुत भयंकारी होता है, और जो फिशर इरप्शन होता है वो बहुत क्वाइट यानी कि बहुत ही शांत तरीके का होता है। आपका एक क्वेश्चन आता है नेट के एग्जाम में, हवाईयन आइलैंड का जो इरप्शन होता है वहां पे फिशर इरप्शन होता है, यानी कि बहुत क्वाइट एफ्यूजिव। एक ये मीनिंग याद रखो, ई एफ एफ यू एस आई वी ई, एफ्यूजिव। एफ्यूजिव का मतलब है शांत, यानी कि धीरे धीरे जब आपका मैग्मा बाहर आता है, तो जो आपका हवाईयन है, हवाई आइलैंड में जो लावा बाहर आता है वो बहुत ही आपका कैसा होता है, एफ्यूजिव टाइप का, यानी कि बहुत धीरे धीरे वो बाहर आता है। ये याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। याद रखना, जो सेंट्रल इरप्शन होगा वो भयानक होगा, बहुत जोर से फटेगा, लेकिन जो फिशर इरप्शन होगा वो बहुत आराम से फटता है। बहुत शांत प्रकार के जो इरप्शन होते हैं, विस्फोट होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है आपका,
आपको मैं बता रही थी ना दरारी उद्भेदन। ये देखो आपकी जो प्लेट है ना वो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उसके बीच में देखो आपकी कैसे ये दरार पड़ रही है, और इस दरार के सारे आपका क्या ये जो लावा है ना, ये लावा बाहर आ रहा है यहाँ से, ये दिख रही है ना आपको। इस दरार के सारे क्या होता है, इस दरार के सारे आपका ये जो लावा है ना, ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है, और यहाँ पे देखो ये जैसे बिछ रहा है, ये आपको लाल लाल दिख रहा है, ये यहाँ पे बिछ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पतला होता है तो क्या है, एक परत की तरह बिछ जाता है, कोई आपका जो माउंटेन है वो नहीं फॉर्म होता। और ऐसा भी नहीं है कि समुद्र के नीचे जो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है उस पे सिर्फ आपका जो बेसिक लावा यानी कि पतला लावा नहीं ही मिलता, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे आपके जो ये है ना माउंटेन भी बनते हैं, आपको पता है ना, ओशियन के अंदर भी आपके माउंटेन मिलते हैं जिनको हम कई जगह गायोट बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं, तो वो इस वोल्केनो की वजह से ही बनी है। ओके, एक ये तो आपको दिखा दिया मैंने फिशर इरप्शन, दरारी उद्भेदन। एक है आपका कैसा, सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन यानी कि जब इस मेन वेंट के थ्रू जब आपका ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर आता है और ऐसे फैल जाता है, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल इरप्शन या केंद्रीय ज्वालामुखी। ठीक है, अब वोल्केनो ऑफ सेंट्रल इरप्शन पढ़ने हैं आपको। अब इसके वही टाइप है जो मैंने आपको बताए थे सेंट्रल इरप्शन के, आपका हवाइयन, स्ट्रम्बोलियन, पिलियन, विशुवियस, ये सब आपको पढ़ने हैं। अब वोल्केनो ऑफ सेंट्रल इरप्शन कौन से होते हैं, वोल्केनो अकर थ्रू अ सेंट्रल पाइप एंड स्मॉल ओपनिंग, यानी कि वो वोल्केनो जो एक सेंट्रल पाइप के थ्रू बाहर की तरफ आते हैं क्रस्टल सरफेस को तोड़ के, यानी कि आपकी अर्थ की धरातल को तोड़ के ये जब मैग्मा बाहर आता है, तो वो जो आपका वोल्केनो इरप्शन होता है वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट, हिंसक या विस्फोटक होता है, उससे बहुत सारी जो गैसेस है वो निकलती हैं। और ये जो आपका इरप्शन होता है यानी कि जो ज्वालामुखी फटता है ना, ये बहुत तेजी से फटता है, बहुत भयानक होता है, और इसे बहुत क्वांटिटी में वोल्केनो जो मटेरियल है वो निकलता है, उसमें आपका लावा निकलता है, आपका डस्ट यानी कि आपका धूल, राख, ऐश, ऐश का मतलब होता है राख, आपके फ्रेगमेंटल मटेरियल यानी कि छोटे छोटे रॉक के टुकड़े, ये बहुत 1000 किलोमीटर तक ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। ये सारा जो पदार्थ है वो हमारे वोल्केनो से निकलता है। देखो कहते हैं विस्फोट इतना तेज और हिंसक होता है कि भारी मात्रा में ज्वालामुखीय सामग्री जिसमें लावा, ज्वालामुखी धूल, राख, खंडित सामग्री आदि शामिल होती है और आकाश में हजारों मीटर तक ये उछल जाती है, इसको बोलते हैं केंद्रीय विस्फोट के आपके ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये जो आपका हजारों किलोमीटर ऊपर तक ये उठाना है ये मटेरियल, फिर ये मटेरियल क्या कर जाता है, फेलिंग डाउन यानी कि नीचे गिरता है, फिर ये आपके धरती पे इकट्ठा होता है, और कुछ जो पार्ट आपके वोल्केनो की ये जो पाइप थी ना इस सी में वापस घुस जाता है, और कुछ आपका ये वोल्केनो कोन यानी कि आपके बाहर अर्थ सरफेस पे माउंटेन टाइप बना देते हैं। और इस तरह के जो वोल्केनो होते हैं वो बहुत ज्यादा विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव और डिजास्टरस होते हैं। आपके डिस्ट्रक्टिव और डिजास्टरस नेचुरल हैजर्ड होते हैं। और इस तरह का जो एक्सप्लोजिव वोल्केनो है वो 5 तरीके के होते हैं, और इन्हें ऐसे ही ऑर्डर वाइज याद कर लेना क्योंकि इनकी इंटेंसिटी ऐसे ही है। ठीक है, ये थे 5 सब टाइप, किसके बेस पे उनकी इंटेंसिटी यानी कि कितनी तीव्रता के साथ वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, उनके देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो है आपका जो सेंट्रल इरप्शन है उसमें 5 तरीके के हैं। ये 5 तरीके के, ये देखो, सबसे पहले आपका हवाइयन, हवाइयन के बाद आपका स्ट्रम्बोलियन, स्ट्रम्बोलियन के बाद है आपका वल्केनियन, वल्केनियन के बाद है आपका पिलियन। ठीक है, ये है आपका, सबसे पहले याद रखना आपका हवाइयन, हवाइयन के बाद स्ट्रम्बोलियन, स्ट्रम्बोलियन के बाद आपका वल्केनियन, वल्केनियन के बाद आपका विशुवियस, विशुवियस के बाद है आपका पिलियन इरप्शन। ये आपको डायग्राम याद रखना है। ठीक है,
हाँ जी, बिल्कुल। अजय, बिल्कुल आपने सही रीज़न बताया। जो हवाईयन आइलैंड है, वहाँ पे जो वोल्केनो का इरप्शन होता है ना, वो आपके हॉटस्पॉट की वज़ह से होता है। हॉटस्पॉट क्या होता है, बताती हूँ। हॉटस्पॉट होता है, मान लो ये आपका एक आइलैंड है, ठीक है? ये आपका हवाईयन आइलैंड है। हवाईयन आइलैंड क्या है, इसके नीचे ही क्या है, एक मैग्मा का चैम्बर है। ये डायरेक्ट जो मैग्मा चैम्बर है ना, यानी कि एस्ट्रोनॉस्फेयर में जो मैग्मा उससे डायरेक्ट जुड़ा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पाइप है इसके बीच में, नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ पे जो मैग्मा चैम्बर है ना, उस मैग्मा चैम्बर के ऊपर ये आइलैंड है। तो यहाँ से धीरे धीरे जो मैग्मा है ना, वो ऐसे बाहर आता रहता है, शांत तरीके का होता है, ठीक है? और इसको बोलते हैं आप हवाईयन आइलैंड, और इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट रीजन। इस हॉटस्पॉट रीजन की वजह से आपके जो हवाईयन आइलैंड है उसमें क्या आते हैं, आपके वोल्केनो का इरप्शन होता है, और ये बहुत ही एफ्यूजिव यानी कि शांत तरीके के होते हैं। इनमें ज्यादा जो आपका विनाश है वो नहीं होता है। लेकिन जब ये आपका लावा बाहर आता है ना, तो रात को ऐसा लगता है कि बाल चमक रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम अपनी जो देवी है ना, हवा पैलेज हेयर, इन्होंने इसके जो ये लाल लावा है इसको अपने पहले हेयर यानी कि अपनी देवी देवताओं से कंपेयर किया है। ये देखो, ये डायग्राम में ये जो हवाईयन आइलैंड है, ये देखो डायग्राम में हवाईयन आइलैंड बिल्कुल शांत तरीके से हो रहा है। यहाँ पे इरप्शन कोई नहीं, कुछ नहीं फट रहा है, शांत तरीके से हो रहा है। ये देखो, ये सारे फट रहे हैं, लेकिन हवाईयन जो इरप्शन है वो बहुत आराम से इसका इरप्शन होता है, और ये हॉट स्पॉट की वजह से होता है। अब आगे इसके टाइप हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो में स्ट्रम्बोलियन, आपका हवाईयन, ठीक है? कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसे पहले मैं एक जो आपकी प्रॉब्लम और है वो है यशवंत की। आई नो यशवंत क्लास में नहीं है, बट उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये बिफोर प्रेजेंट क्या है। आपके जियोलॉजिक टाइम में एक वर्ड यूज हुआ है बिफोर प्रेजेंट। उस बिफोर प्रेजेंट को हम लेते हैं 1950। लाइक 1950 ले लो बिफोर प्रेजेंट को, और ये लगा लो कि 1950 से अगर आपको टाइम दे दिया कि 10,000 बिफोर प्रेजेंट, उस 10,000 बिफोर प्रेजेंट का मतलब है कि 1950 से 10,000 साल पहले आपका कौन सा पीरियड चला था, आपका प्लीस्टोसीन पीरियड चला था। 1950 आपका क्या है, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का मतलब है आज, आज प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट से पहले जो भी कुछ चीजें हुई हैं उनको बोला जाता है बिफोर प्रेजेंट। और बिफोर प्रेजेंट को जो डेकेड लिया गया है वो 1950 के डेकेड से लिया गया है। यानी कि इस 1950 के डेकेड से पहले मान लो आपको दे दिया 10,000 बिफोर प्रेजेंट। 10,000 बिफोर प्रेजेंट का मतलब है कि 1950 से 10,000 साल पहले जो कुछ हुआ वो प्लीस्टोसीन पीरियड था। ये आपके जियोलॉजिस्ट ने दे दिया। ऐसे ही आपका दे दिया 2 करोड़ साल पहले। तो वो 2 करोड़ साल पहले, 2 करोड़ बिफोर प्रेजेंट बोला गया, तो आप बोलना कि 1950 से 2 करोड़ बिफोर प्रेजेंट। ऐसे होता है, ये होता है आपका टाइम पीरियड। यानी कि 1950, देखो पहले जब हम अर्थ पे थे तो हमें नहीं पता था कि कैसे कब आपका जो है बना है। हमने वो सिर्फ कैसे पता चीजें करी हैं, जो आपकी ये रॉक्स है, इस रॉक्स की स्टडी करके हमने वो जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया है, ठीक है? तो 1950 से आपका जो है ये बिफोर प्रेजेंट है। याद रखना 1950 को आपका क्या बोला जाता है, एक क्राइटेरिया, एक डेकेड लिया गया, और इस डेकेड से 10,000 साल पहले फिर जो भी आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का टाइम लिखवाया मैंने, वही आप 1950 से पहले लगा लो कि 1950 से 10,000 साल पहले क्या था। 1950 से 20,000 साल पहले ये चीज बनी थी। ये आपको मैंने कंप्लीट लिखवाया हुआ है, ठीक है? अब बताओ, सबको ये समझ में आ गया? BC एंड ACB,
देखो ये हिस्ट्री में होता है बीसी, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यानी कि आपके जो जीसस क्रिस्ट थे ना, जीसस क्रिस्ट के पैदा होने से पहले और जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के बाद का टाइम, ये होता है आपका बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है, आगे आपको बीसी और एसी में समझ में जो डिफरेंस है, आप किसी को कोई डाउट, रुचि, बीसी और एसी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट वो टाइम पीरियड होता है जब आपके जो जीसस क्रिस्ट है ना, उनका बर्थ हुआ था। उनके बर्थ से पहले की उनके बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है ना, उसको बोला जाता है बिफोर क्रिस्ट। और उनके बर्थ होने के बाद से लेके आगे वाला जो टाइम होगा, बाद वाला जो टाइम होगा, उसको बोला जाता है आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ कल कंप्लीट हो जाएगा और परसों से फिर अपना 11 टॉपिक 12 टॉपिक करना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको क्लास के शुरू में उनका जो बर्थ है बेटे, मेरे को करेक्ट नहीं पता है, एक बार मैं सर्च करके फिर आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो मेरे को अभी ध्यान में नहीं है और गलत बताने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको जो ग्रुप है ना, ग्रुप में सेंड कर दूंगी जो आपके जीसस क्रिस्ट है उनका बर्थ क्या है। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं क्लास में। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब आपकी 2 क्लास हुआ करेंगी और एक क्लास का टाइम है आपका 6 से 7 और दूसरी क्लास का टाइमिंग यही सेम है 8 से 9। ओके, हमें अपना सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, तो इसके लिए 2 क्लासेस हुआ करेंगी। तो सबको रेडी रहना और क्लास लेनी है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।